प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विपिन गुप्ता विज्ञान वाला के YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण यानी कि एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। तो बच्चों इस चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि यह वीडियो देखने के बाद आपको अम्ल, क्षारक और लवण इस चैप्टर से 99.99% आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चों आप इसको पढ़ने के बाद या इसको देखने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज करना, आप पाएंगे कि आप उसमें लगभग सब कुछ हल कर पा रहे हैं। बच्चों यह जो है मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ। देखिए बच्चों हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में और एकदम मुफ्त में आपको उपलब्ध करा सकें। तो बच्चों आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, है ना। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और इस तरह का कार्य और कर सके, है ना। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बात तो होती ही रहेगी, है ना। अम्ल, क्षारक और लवण। तो बच्चों हम कैसे समझेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा, है ना, कि अम्ल, क्षारक और लवण इनको और इनके बीच में जो संबंध होता है उसको भी देखूंगा और इनके जो उदाहरण हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बच्चों बात करें अगर अम्ल की, है ना, अम्ल यानी कि एसिड की। तो बच्चों एसिड क्या होता है ना। तो बच्चों जो एसिड होता है ना, एसिड को अगर हम डिफाइन करें तो एसिड कैसे जानेंगे कि कोई पदार्थ एसिडिक है ना, या बेसिक है नेचर में, तो यह कैसे पता से करेंगे, है ना। तो बच्चों जो अम्ल होते हैं ना, जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं। बच्चों कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे जब हम इनको टेस्ट करेंगे, है ना, जैसे हम किसी भी चीज़ का टेस्ट करते हैं ना, कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हमने टेस्ट की, हमने देखा कि वह कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, नमकीन है या तीखी है, तो हमें पता चल जाता है वह कैसी है। तो इसी प्रकार से जो अम्ल होते हैं उनका बच्चों जो स्वाद होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बच्चों जैसे इमली होती है ना, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, तो जो इमली होती है स्वाद में कैसी होती है, खट्टी होती है ना। तो अम्ल भी क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं। चलिए जो बच्चों अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जो नीला लिटमस पेपर होता है अगर उस पर अम्ल की कोई बूंद डाली जाए तो वह नीला लिटमस पेपर जो होता है अम्ल डालने पर लाल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों, रेड में बदल जाता है। तो बच्चों यह भी ध्यान रखना, अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। बच्चों जो अम्ल होते हैं ना, ये अम्ल जो होते हैं ये जलीय विलयन में यानी कि पानी में घोलने पर क्या करते हैं बच्चों, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, H+ आयन देते हैं। H+ आयन कहें या H3O+ कहें, हाइड्रोनियम आयन कहें, बात बराबर है बच्चों, है ना। H+ आयन कहें चाहे हम हाइड्रोनियम आयन कहें, बात बराबर है, ठीक है। बच्चों जो एसिड है ना, ये एसिड जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ जानते हो क्या होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ खट्टा होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं जो अम्ल होते हैं वह अपनी स्ट्रांगनेस, है ना, अपने कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं और कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं। तो बच्चों हम समझते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होंगे, है ना, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल बच्चों वही होते हैं, हम उन्हें प्रबल अम्ल कहेंगे जो पानी में यानी कि जलीय विलयन में जिनमें H+ आयन्स यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा। तो जितना ही H+ आयन्स यानी कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में अधिक होगा, है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रण अधिक होगा, जितनी ही संख्या में ये उसमें उत्पन्न होंगे या इनका निर्माण होगा, तो हम कहेंगे कि वह जो अम्ल है वह क्या है, वह प्रबल अम्ल है। बच्चों क्या कहेंगे कि वह प्रबल अम्ल है। जैसे आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, वह प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ऐसे ही आपका H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह भी प्रबल अम्ल है। और जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है यह भी यानी कि
HNO3 यह भी क्या है, प्रबल अम्ल है। तो बच्चों प्रबल अम्ल हम इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए HCl जो है, अगर इसका जलीय विलयन बनाए है ना, इसको जल में घोलें, अगर जल में इसको घोलें तो क्या होगा, ये अधिक संख्या में H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि यह क्या है, एक प्रबल अम्ल है। चलिए उम्मीद करता हूं बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। बच्चों इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, दुर्बल अम्ल की। बच्चों किसकी, दुर्बल अम्ल की। तो बच्चों दुर्बल अम्ल क्या होंगे, तो बच्चों हम समझते हैं कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं वे जलीय विलयन में H+ आयंस यानी कि हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोजन आयंस कम संख्या में उत्पादित करते हैं। इनका जो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रण होता है वह जलीय विलयन में क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो बच्चों दुर्बल अम्ल के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि CH3COOH, ये जो आपका है एसिटिक अम्ल है, क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल, जो कि क्या है, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये जब इसका जलीय विलयन होगा, जब ये जल में घोला जाएगा तो ये H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस हाइड्रोनियम आयंस को कम संख्या में उत्पादित करेगा बच्चों। तो इसलिए क्या है, ये एसिटिक अम्ल जो है वह दुर्बल अम्ल है बच्चों। इसी प्रकार से आपका लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल भी जो है वह दुर्बल अम्ल के उदाहरण है ना। चलिए बच्चों अब समझते हैं कि सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। तो बच्चों जो सांद्र अम्ल होता है इसमें क्या होता है, इसमें अम्ल जो है अम्ल अधिक मात्रा में होगा तथा जल जो है वह अल्प मात्रा में होता है। अगर कोई विलयन ऐसा है जिसमें जो अम्ल है उसकी मात्रा ज़्यादा है और जो जल है उसकी मात्रा कम हो तो हम कहते हैं कि वह कैसा है, वह सांद्र अम्ल है। बच्चों इसको समझते ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई 5 लीटर अम्ल और जल का एक क्या है, विलयन है। तो 5 लीटर जो अम्ल जल का विलयन है इसमें मान लीजिए 4 लीटर क्या हो, अम्ल हो और 1 लीटर में क्या हो, 1 लीटर में जल हो। तो हम इस विलयन को कहेंगे कि ये क्या है, ये एक सांद्र अम्ल का विलयन है ना, ये सांद्र अम्ल है। आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जल की मात्रा अम्ल हो, जल जो हो इसमें जल की मात्रा अल्प हो यानी कि कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो तो हम कहते हैं कि वह कैसा है, सांद्र अम्ल है। बच्चों इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, तनु अम्ल की, तो बच्चों तनु अम्ल क्या होते हैं, इनको कैसे समझेंगे। तो बच्चों जो तनु अम्ल होते हैं ना, तनु अम्ल जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल हो, मतलब जो अम्ल है उनकी मात्रा कम हो, जबकि इसमें जल की जो मात्रा है वह क्या हो, अधिक हो। अगर किसी विलयन में, किसी अम्लीय विलयन में है ना, जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो यानी कि अल्प हो तो हम कहेंगे कि वह कैसा अम्ल है, तो वह तनु अम्ल है ना। जैसे मान लीजिए जैसे 5 लीटर अम्ल और जल का विलयन है तो उसमें अगर मान लीजिए कि 4 लीटर क्या हो, जल हो और 1 लीटर अम्ल हो, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि वह जो विलयन है, यह सॉल्यूशन जो है वह कैसा है, तनु अम्ल का सॉल्यूशन है ना, तनु अम्ल का विलयन है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों हम क्षारक की, है ना, क्षारक जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बच्चों जैसे अम्ल स्वाद में कैसे होते थे, खट्टे होते थे, अम्ल स्वाद में कैसे होते थे बच्चों, खट्टे होते थे, वैसे ही जो बेस होते हैं यानी कि क्षारक वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे। जैसे बच्चों इसको आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे जो साबुन होती है वह प्रकृति में, उस साबुन की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, क्षारक होता है ना। तो जैसे जब हम कभी नहा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो साबुन की झाग होती है वो हमारे मुंह में चली जाती है तो हमें बहुत कड़वा लगता है। तो ये जो साबुन का कड़वापन है क्यों है, क्योंकि साबुन कड़वा इसलिए है क्योंकि ये जो साबुन होता है वह क्षारक होता है। इसलिए जो क्षारक होते हैं बच्चों इनका स्वाद कैसा होता है, ये कड़वा होता है, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और बच्चों जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते थे, जब अम्ल की बूंद नीले लिटमस पेपर पर या नीले लिटमस पत्र पर डाली जाती थी तो वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते थे, लाल लिटमस पत्र में बदल देते थे। वैसे ही जो क्षारक होते हैं बच्चों ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं।
है ना। जो लाल लिटमस पेपर का कलर होता है, क्षारक की बूंदे उस पर डालने पर क्या होता है, ये उस लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं, यानी कि लाल कलर से इसको कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। बच्चों जैसे अम्ल जो थे वह जलीय विलयन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते थे, उसी प्रकार से जो बच्चों आपके क्षारक होते हैं वह जलीय विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो ये कैसे आयन देते हैं, जल में, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना बच्चों। जैसे अम्ल प्रबल होते थे उसी प्रकार से बच्चों क्षारक भी प्रबल और दुर्बल होते हैं, है ना। तो बच्चों प्रबल क्षारक क्या होंगे, तो प्रबल क्षारक बच्चों क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्षारक पता हो गया। क्षारक क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन उत्पादित करते हैं। तो बच्चों वे प्रबल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जल में घोलने पर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वो क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। ऐसे ही दुर्बल क्षारक क्या होंगे, तो बच्चों दुर्बल क्षारक वे होंगे जो जलीय विलयन में यानी कि पानी में घुलने पर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करे, OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कम संख्या में उत्पन्न करे, तो उनको कहते हैं कि ये क्या है, ये दुर्बल क्षारक है ना। प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और क्या है बच्चों, KOH, क्या है बच्चों, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये क्या है, ये प्रबल क्षारक हैं। क्यों, क्योंकि जब इनको जल में घोला जाएगा तो ये अधिक संख्या में OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे, है ना, उत्पादित करेंगे। जबकि जो दुर्बल क्षारक हैं जैसे कि NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वह दुर्बल क्षारक है। क्यों, क्योंकि जब इसको जल में घोला जाएगा यानी कि जब इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो ये कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे बच्चों, है ना। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप ये भी समझ चुके होंगे, है ना। चलिए बच्चों बात करते हैं क्षार की। क्षार यानी कि अल्कली, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली। क्षार क्या होता है ना। तो क्षार बच्चों क्या होता है, वे क्षारक, क्षार क्या होता है, क्षारक ही होता है। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं यानी कि जो जल में घुल सकते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मतलब क्षारक तो सभी होते हैं, तो वे क्षारक जो पानी में घुल जाए, जो घुल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, है ना। जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के उदाहरण हैं बच्चों। किसके उदाहरण हैं, क्षार के, क्योंकि ये जो सभी हैं ये सभी जल में क्या है, घुलनशील हैं, जल में घुल जाएंगे ये, है ना। अब बच्चों बात करते हैं हम लवण की। लवण यानी कि साल्ट। साल्ट क्या होता है, तो बच्चों लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब बच्चों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, किसकी बच्चों, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है बच्चों। किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। जैसे लवण के उदाहरण हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड। जो ये NaCl होता है बच्चों, ये साधारण नमक होता है। साधारण नमक जो हम लोग खाने में यूज करते हैं वो कौन सा होता है, NaCl होता है। लवण यानी कि नमक, है ना। बच्चों अम्ल क्षार की अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया NaOH यानी कि NaOH क्या है, एक क्षारक है, उससे होती है, तो बच्चों क्या होता है, तो यह एक लवण बनाता है। क्या बनाता है, NaCl, है ना। NaCl मिलकर एक लवण बनाता है NaCl, है ना, और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए जब किसी भी अम्ल यानी कि अम्ल और क्षारक, है ना, क्षारक की अभिक्रिया जब होती है तो हमेशा लवण बनता है, लवण बनेगा और जल का निर्माण होता है, और
जल बनेगा। तो बच्चों यह जो है जब कभी किसी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो उसमें दो चीज़ें उत्पादित होती हैं, उसका लवण बनेगा और जल का निर्माण होगा। तो बच्चों लवण किससे बनता है? इसमें जो अम्ल होता है, अम्ल का जो निगेटिव है ना, निगेटिव आयन यानी कि आयन होता है, वह सोडियम के पॉजिटिव आयन से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर लेता है ना, NaCl, जैसे Na और Cl, और ये जो H बचा और आपका ये H और आपका ये OH है ना, ये मिलकर जैसे H2 हो जाएंगे ना, H2O, ये जल का निर्माण कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह भी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो बच्चों अब हमारा क्या हो गया, अम्ल और क्षारक जो है वह हमने समझ लिया। बच्चों अब हम समझेंगे सूचक। सूचक यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बच्चों सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब किसी विलयन में अम्ल है या नहीं है या कैसे पता चलता है, यह सूचकों की सहायता से पता चलता है, यानी कि इंडिकेटर से हमें पता चलता है। तो बच्चों इनका रंग यानी कि जो पदार्थ है ना, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। मतलब बच्चों जो सूचक होते हैं इनका रंग और इनकी गंध अम्लीय जो पदार्थ होंगे उनमें दूसरी तरह की होगी और क्षारीय जो पदार्थ होंगे उनमें बदल जाती है ना। अम्लीय और क्षारीय पदार्थों में क्या होती है, बदल जाती है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि यह क्या होते हैं, सूचक, यानी कि ये हमें बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या वह क्षारक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इंडिकेटर्स को भी समझ चुके होंगे। बच्चों जैसे इंडिकेटर का हमने एक उदाहरण दिया था बच्चों, लिटमस पेपर है ना। क्या? लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है वह क्या करता है, अम्ल को नीले से लाल कर देता है और जो क्षार होते हैं उनको लाल से नीला कर देता है। तो वो क्या है, एक सूचक है ना, वो हमें बता रहा है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो सूचक तो हमने देख लिए। अब बच्चों सूचक के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के सूचक होते हैं। तो बच्चों बेसिकली सूचक जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक सूचक और आपका कृत्रिम या जिसको हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और एक होता है आपका गंधीय सूचक। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वे क्या होते हैं। तो बच्चों जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक सूचक हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका जो लिटमस होता है, लिटमस हो गया या लाल पत्ता गोभी हो गया, है ना, लाल पत्ता गोभी हो गया या हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हो गए, और या फिर आपका हल्दी हो गया। ये सब बच्चों कहाँ, ये सब प्राकृतिक रूप से चीज़ें पाई जाती है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किस प्रकार के सूचक हैं, ये प्राकृतिक सूचक है ना। अब बात करते हैं बच्चों कृत्रिम सूचक की। बच्चों अब बात हम करेंगे कृत्रिम सूचक की, है ना। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें ऐसे समझ में आ रहा है, कृत्रिम यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया होगा, जिसको मानव ने बनाया होगा वो कृत्रिम होता है ना। जैसे कि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो बच्चों जो जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वे सभी ह्यूमन ही बनाता है ना। तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये लैब में तैयार किए जाते हैं ना। इनका निर्माण जो है वह प्रकृति से नहीं, ये लैब में तैयार किए जाते हैं, जो आपकी प्रयोगशालाएं होती हैं वहाँ बनाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, रासायनिक पदार्थ हमारे वो सब लैब में तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आपका मेथिल ऑरेंज हो गया, ये जो मेथिल ऑरेंज है यह क्या है, एक कृत्रिम सूचक है। और आपका फिनॉल्फेथिलीन और आपका जो ये फिनॉल्फेथिलीन है, ये दोनों कृत्रिम प्रकार के सूचक हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम गंधीय सूचक की, है ना, कि गंधीय सूचक क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों इन पदार्थों की गंध अम्लीय, है ना, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे ये जो होते हैं गंधीय सूचक, इनकी गंध जो होती है अम्लीय माध्यम में कुछ और होगी और क्षारीय माध्यम में कुछ और होगी, यानी कि बदल जाएगी। जैसे कि आपका प्याज हो गया और लौंग का तेल, ये बच्चों गंधीय सूचक के उदाहरण हैं, है ना, ये गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। तो बच्चों अब हम समझेंगे जो सूचक होते हैं इनका जो एक्शन होता है
वह इनकी जैसे जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं सूचक, है ना, तो ये रंग या गंध में उसकी किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं। और फिर देखेंगे कि हम ये क्षार के साथ रंग या गंध में किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों जैसे आपका लिटमस होता है ना, ये प्राकृतिक सूचक है ना, ये क्या है, लिटमस जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो जो लिटमस होता है वह जब अम्ल के साथ जब उस पर अम्ल डाला जाता है तो यह नीले लिटमस को यानी कि ब्लू को क्या कर देता है, लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है ना। और जब लिटमस को क्षार के साथ इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, जब लिटमस जो होता है, जब जो लिटमस पेपर होता है इसकी जब अभिक्रिया यानी कि जब इसको क्षार के साथ मिलाया जाता है तो इसका लाल रंग जो होता है वह नीले में बदल जाता है ना बच्चों। इसी तरह से जो आपका लाल पत्ता गोभी का रस होता है ना, लाल पत्ते गोभी का जो रस होता है वह लाल पत्ते गोभी के रस से जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है उसका रंग, है ना। और उसी प्रकार से जब उसकी अभिक्रिया क्षारक के साथ होती है यानी कि किसी भी क्षार के साथ होती है तो लाल पत्ता गोभी का जो लाल रंग होता है वह हरे में बदल जाता है ना बच्चों। इसी प्रकार से जो आपकी हल्दी होती है, हल्दी जब अम्ल के साथ इसको मिलाया जाता है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है यानी कि इसका पीला रंग पीला ही रहता है। बल्कि बच्चों जब हल्दी को क्षार के साथ मिलाया जाता है ना तो जो हल्दी का रंग होता है वह पीले से लाल हो जाता है ना। क्षार के साथ हल्दी लाल रंग की हो जाएगी और अम्ल के साथ हल्दी का रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों जो हाइड्रेंजिया के फूल होते हैं ना, इनका जो रस होता है, जब हाइड्रेंजिया के फूल का जो रस है वह अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो जो हाइड्रेंजिया के फूल का रस है वह नीला हो जाता है ना। और इसी प्रकार से जब वह क्षार के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रेंजिया के फूल का रस क्षार के साथ गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, है ना। अब बच्चों बात करते हैं जो कृत्रिम सूचक होते हैं, है ना। कृत्रिम सूचक जैसे कि फिनॉल्फेथिलीन और मेथिल ऑरेंज है, इनके परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो बच्चों फिनॉल्फेथिलीन जो है वह अम्ल के साथ रंगहीन हो जाता है, इसका जो रंग होता है वह रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं बचता फिनॉल्फेथिलीन का अम्ल के साथ, ठीक है। और जब इसके साथ क्षार मिलाया जाता है, फिनॉल्फेथिलीन में क्षारक कोई या क्षार मिलाया जाता है तो फिनॉल्फेथिलीन का जो सॉल्यूशन होता है उसका रंग गुलाबी हो जाता है बच्चों। कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका बच्चों मेथिल ऑरेंज होता है ना, मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज का जो रंग है वह अम्ल के साथ कैसा होता है, लाल होता है। और जब मेथिल ऑरेंज को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी कि बच्चों जब मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ मिलाया जाएगा तो मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब मेथिल ऑरेंज क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है बच्चों, पीला हो जाता है। अब बच्चों बात करते हैं हम गंधीय सूचक की, किसकी, गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक जैसे कि प्याज का रस, वैनिला और लौंग का तेल। तो बच्चों प्याज का रस जो होता है जब इसको अम्ल के साथ मिलाया जाता है बच्चों तो उसमें तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है ना। और जब इसको क्षार के साथ मिलाया जाता है प्याज के रस को तो इसमें कोई भी गंध नहीं आती है ना, कोई भी गंध नहीं बचती है। जैसे आप मान लीजिए जो एसिटिक अम्ल होता है, जो सिरका होता है ना, सिरका जो घरों में सभी के घरों में लगभग होता है, जो सिरका होता है जब इसमें प्याज मिलाया जाता है ना बच्चों तो देखिए एक बहुत तीव्र गंध आती है ना। आप अपने घर पे ये प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल है ना। आप आज करिएगा, सिरका लीजिए उसमें प्याज मिलाइए तो देखिए एक बहुत गंध आती है, तीव्र गंध आती है, तीव्र आती है ना। और वहीं पर जब आप प्याज को साबुन पे रगड़ के देखिए, प्याज के रस को साबुन पे डालिए तो देखिएगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों साबुन पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो साबुन होते हैं ना बच्चों वो क्षारीय होते हैं, क्षारी ही होते हैं, है ना। तो उसमें कोई भी गंध नहीं आएगी बच्चों। इसी प्रकार से जो आपका वैनिला होता है ना, वैनिला जब इसको अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो अम्ल में वैनिला की कोई भी जो गंध होती है वह समान रहती है, जैसी वैनिला की गंध होती है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। लेकिन बच्चों जब वैनिला को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो उसकी जो गंध होती है उसमें कोई भी गंध नहीं बचती, वैनिला की जो गंध होती है वो गायब हो जाती है, इसमें कोई भी गंध नहीं होगी। यानी कि वैनिला क्या हो जाएगा, क्षारक में वैनिला गंधहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गंधहीन हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से जो लौंग का तेल होता है, लौंग के तेल को जो अम्ल में मिलाया जाता है ना, जो अम्ल के साथ इसको जो मिलाया जाता है तो
जो लौंग का तेल होता है उसकी जो नेचुरल गंध होती है, प्राकृतिक गंध, वो उसी प्रकार की रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बच्चों जब लौंग के तेल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो इसके जो गंध होती है ये इसमें कोई भी गंध नहीं बचती है, उसकी गंध जो है खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और ये गंधहीन हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये चैप्टर आया होगा, हमने बहुत मेहनत की है इसके साथ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें मेहनत की है, बच्चों ये जो ना 20-30 मिनट का वीडियो होता है ना, इसको बनाने में लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं, है ना, 2-2.5 घंटे की मेहनत होती है इसके पीछे। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और YouTube की सर्च लिस्ट में सर्च कीजिए ताकि हमारा जो चैनल है वो सर्च लिस्ट में आ जाए। बच्चों आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं अगली एक शानदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।